हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोपाल शर्मा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 23 जनवरी शिफ्ट 1 का फिजिक्स का वाला सेक्शन। तो इसमें 25 सवाल थे, वन बाय वन हम लोग देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। हाँ? तो ऑफिशियली क्वेश्चंस आ गए हैं एनटीए के द्वारा, तो अपने को देखना है कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया दैट क्वेश्चंस वर ऑन मेमोरी बेस्ड। हाँ, मैं जो बच्चों ने बताया एग्जाम देने के बाद उस हिसाब से क्वेश्चंस थे, कुछ डेटा भी इधर उधर के हो सकते थे, लेकिन अब एक्चुअल क्वेश्चंस आ गए हैं। तो उन एक्चुअल क्वेश्चंस को लेकर 23 जनवरी शिफ्ट 1 का फिजिक्स का सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्लॉक्स विथ मासेस, इनका मास 100 ग्राम है, इनका मास 200 ग्राम है, आर अटैच टू द एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग। दो स्प्रिंग से अटैच्ड हो गए हैं। इनका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के बी है। बढ़िया। द एनर्जी स्टोर्ड इन द बी व्हेन द एनर्जी स्टोर्ड इन द बी, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है इसमें ई हुई है, तो इसमें पूछा गया है इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। एक बात देखिए, यदि हम लोग ऐसा देखें, जब ये मास अटैच किए गए होंगे तो थोड़ी सी इलॉन्गेशन आई होगी ना। एक हम जनरल कंडीशन देख रहे हैं कि क्या होता है एनर्जी स्टोर। तो बताइए, यहाँ पे मान लिया mg हैंग किया गया होगा एट द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए। जब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तो mg माइनस के एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू आ गई mg बाय के। मतलब इफ द स्प्रिंग, यदि आप ब्लॉक को बहुत आराम से छोड़ते हैं तो इतनी इलॉन्गेशन के बाद ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगी। बढ़िया है। अब ये लोग क्या पूछ रहे हैं? ये लोग पूछ रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड। आपको पता होना चाहिए एनर्जी स्टोर्ड किसी स्प्रिंग में कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। थोड़ा इसको देखते हैं, ये हाफ के को एज इट इज छोड़ते हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2 बेसिकली इज एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2 के। ई प्रपोर्शनल टू क्या आ गया बेटा, ये एम स्क्वायर बाय के, ये इनका प्रपोर्शनल है। हमने एक जनरल कंडीशन देख लिया, बस अपन आप सवाल पे आ सकते हैं कि क्या हो रहा है सवाल में। ए वाले केस में देखते हैं, या ई ए अपॉन ई बी, ये क्या आ जाएगा बताओ, एम ए का स्क्वायर बाय के अपॉन एम बी स्क्वायर बाय के बी। हमने थोड़ी देर पहले एक जनरल कंडीशन डिराइव किया, उसके अनुसार हम लोग देख सकते हैं एम ए अपॉन एम बी का होल स्क्वायर इंटू के बी अपॉन के। ये क्या आ जाएगा देखते हैं, एम ए अपॉन एम बी, मतलब एम ए अपॉन एम बी ये आ रहा है, मतलब बी का जो मास है वो ए के मुकाबले तो डबल ही है, तो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू के बी बाई के ए का रिलेशन देखिए, यहाँ से के बी बाई के ए का रिलेशन क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 ये आ गया अपना 1/3 एंड दैट शुड, ये अपना क्या है ई ए बाई ई बी, ये क्या आ गया देखिए आप, ई बी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ ई ए। आपसे यही पूछा गया था कि जो बी में एनर्जी स्टोर होगी ए के मुकाबले कितनी गुना स्टोर होगी। तो वी कैन से दैट जो बी में एनर्जी स्टोर होगी वो ए के मुकाबले 3 गुना स्टोर होगी। तो ये आंसर
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम इलास्टिसिटी टॉपिक। यहाँ पे एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे रखा है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे रखा है और पूछा गया है कि किनकी यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगी। जैसे ही अपने सवालों में कर्व दिखता है तो स्लोप वगैरह से कंपेयर किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन दैट इज यंग्स मॉडुलस। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेन बाय स्ट्रेस की बात होगी, क्योंकि y एक्सिस में स्ट्रेन है, x एक्सिस में स्ट्रेस, दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाय यंग्स मॉडुलस। और ये है क्या आप देखेंगे तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या है, tan थीटा। तो आप स्लोप से कंपेयर कर सकते हैं, जिनका tan थीटा सबसे ज्यादा होगा उनका यंग्स मॉडुलस सबसे कम होगा। तो आपसे पूछा गया है कि किस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा है। मतलब यंग्स मॉडुलस हाईएस्ट के लिए अपने को क्या चाहिए, tan थीटा लोएस्ट चाहिए। तो ग्राफ से हम देख सकते हैं C का जो थीटा है वो लोएस्ट है, आंसर अपना C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये एक बहुत वर्क एनर्जी पावर का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने इसके साथ कॉलिजन का भी कॉन्सेप्ट मिक्स किया और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने मिक्स किया है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग क्या। स्मॉल बॉब ऑफ ए ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ l, लेंथ 1 मीटर, बढ़िया, is pivoted at a point P and kept an angle 60 degree with the vertical। यहां से 60 डिग्री ले जाकर इसको छोड़ दिया गया। इसके बाद क्या हुआ है, एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बिलो एक ब्लॉक है जो कि आइडेंटिकल है, वो यहाँ पर रेस्ट पे रखा हुआ हॉरिजेंटल सरफेस पे, मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अब ये यहाँ पर जब इसको टक्कर लगेगी, अब ये क्या कर रहा है, ये एक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर कर रहा है, तो बताइए रेडियस कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एनर्जी कंजर्व करते हैं। यहां से ये कितनी हाइट से ये आएगा, आप बोल सकते हैं। इसके पास सबसे पहले हम स्टेप 1 में जो अपना बॉब ए है इसकी वेलोसिटी देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी आपने मान लिया v है, तो ये हाइट कितनी रही होगी, ये हाइट अपनी रही होगी ये l माइनस l cos 60। तो यहाँ से हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, mg l 1 माइनस cos 60 इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ ए के लिए, सिर्फ ए के लिए हमने देखा, एनर्जी हमने कंजर्व किया। यहाँ से हम देख सकते हैं मास का तो कोई रोल ही नहीं है, तो फिर g लेंथ इसकी 1 मीटर दे रखी है, जी एल 1 माइनस कॉस 60, 1 माइनस आधा, 1 माइनस दैट इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे ये और ये पार्ट खत्म हो गया है, तो वी स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी इज इक्वल टू अंडर रूट 10। मतलब जब ये a यहाँ से b को टकराने वाली होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के वर्क एनर्जी पावर वाले कॉन्सेप्ट से देखा। इसके बाद हो क्या रहा है, ये इनका और इनका एक कॉलिजन हो रहा है कॉलिजन हो रहा है। कॉलिजन के बारे में कुछ, कॉलिजन के बारे में दे रखा है कि इलास्टिक कॉलिजन है। तो हम लोग एक नए पॉइंट पर आते हैं, ये ए के पास जो वेलोसिटी आ गई ये रूट 10 आ गई, और बी के पास जो वेलोसिटी है ये रुका हुआ था, और ए आया रूट 10 से
दोनों का मास सिमिलर है। तो अपन याद रखते हैं कि व्हेन द टू ब्लॉक्स, टू स्फीयर्स हैविंग इक्वल masses एंड हैविंग इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, तो रिजल्ट अपना इनका क्या होता है, दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। इसमें क्या होगा, ए तो कॉलिजन के बाद ए जाएगा रुक और बी चलना शुरू होगा। बी की वेलोसिटी आ जाएगी √10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में आपस में इंटरचेंज होगा। इसकी वेलोसिटी आ गई √10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ के बाद देखें, यहाँ तो सरफेस पूरा फ्रिक्शनलेस है, मतलब कोई भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो आपको पता है ना, एक वर्टिकल सर्कुलेशन, यहाँ पे भी वेलोसिटी इसकी कितनी होगी स्फीयर की, √10 होगा। एक रिजल्ट हम लोग याद रखते हैं कि if a bob need to complete the vertical circular motion, the velocity at the bottommost point should be equal to √5 gr। ये हम अपना रिजल्ट याद रखते हैं। तो ये वेलोसिटी किसके बराबर हो जानी चाहिए, √5 gr के बराबर होनी चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ से √10 इज इक्वल टू √5 gr, यहाँ से हम लोग सर्कल स्क्वायर करते हैं, तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू जी इंटू आर, यहाँ से g और 10 कट जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 1/5 मीटर। तो a thin prism of angle 5 degree of refractive index 1.72 is combined with, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का सवाल है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे दो प्रिज्म रहे होंगे, एक प्रिज्म ऐसे और एक प्रिज्म ऐसे, ऐसे रहा होगा। यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू ΔI, आपको पता है कॉम्बिनेशन में डेविएशन जो होता है दोनों प्रिज्म के कारण एल्जेब्रिक सम होता है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो एंगल ऑफ द सेकेंड प्रिज्म पूछा गया है, जो रे डेविएट करेगी उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। तो आपको पता है दैट इज μ1 -1, एक एवरेज डेविएशन होता है μ1 -1 A1, स्मॉल प्रिज्म के लिए ऐसा बोलते हैं μ2 -1 इंटू A2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। बस वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, यहाँ से आपको A2 की वैल्यू पूछी गई है, A2 इज इक्वल टू μ1 -1 A1 अपॉन μ2 -1। यहाँ पे माइनस के साथ आएगा, और बट ऑब्वियस है माइनस के साथ, माइनस एंगल का मतलब है प्रिज्म, जो सेकेंड वाली प्रिज्म होगी वो इन्वर्टेड होगी। तो चलिए हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, तो माइनस μ1 इसके वाले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 -1 अपॉन 1.92 -1 इंटू 5 डिग्री। हमें इसको सॉल्व करना होगा, ये हो जाएगा 0.7 अपॉन 0.9 इंटू 5 डिग्री, 0.7 इंटू पॉइंट, ये आफ्टर कैलकुलेशन अप्रॉक्स 4 डिग्री के पास आता है। तो अपना आंसर इसमें 4 डिग्री। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। चलिए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। 4 पर्सन मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड। ये एक थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। 4 लोगों ने रॉड को मेजर किया, सबका लेंथ अलग अलग आएगा, क्योंकि एरर इसमें सब में सबके मेजरमेंट करने में दिक्कत आई होगी, सबके कारण एक एरर आया है। तो पूछा गया रिलेटिव एरर, ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो जो एक्चुअल लेंथ होगी, आप बोल सकते हैं इन सबके मेजरमेंट का एवरेज होगा, दैट विल बी 20 प्लस 19.75 प्लस 17.01 प्लस 18.25 अपॉन 4। तो इसको आप अच्छे से जोड़ कर देखेंगे तो दैट विल कम टू बी 18.75। अब आपको एवरेज का मीन लेना है, एरर का मीन लेना है, तो आप बोल सकते हैं डेल एल एवरेज, दैट इज 20 माइनस 18.75 प्लस
19.75 माइनस 18.75 प्लस सबका मीन लेना आपको 17.01 माइनस 18.75 प्लस 18.25 माइनस 18.75, इनका आपको मॉडुलस लेना है एंड यदि आप इनको कैलकुलेशन करेंगे तो दैट विल बी 1.12। आपको लग रहा हो कि आपको कैसे याद है, ये हमने कैलकुलेट करके देखा है एंड आपको पूछा क्या गया है, रिलेटिव एरर। दैट विल बी एरर अपॉन ओरिजिनल 18.75 एंड ये आपको आ जाएगा 0.06। बढ़िया बेटे, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बढ़िया सवाल है। आप 4 रॉड्स हैं, ये रॉड्स हैं और सिलेंडर है बेसिकली, आप मान सकते हैं, जिनकी रेडियस और इसके अबाउट पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप समझिए ये इनका I1 है, इसका भी I1, इसका यदि I2 होगा तो इसका भी I2 होगा। ये मोमेंट, इसकी रेडियस स्मॉल r है, इसकी लेंथ l है, तो इसका जो MOI होगा ये ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2 होगा। आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर वैल्यू है, तो यदि कॉम्बिनेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सबके कारण सम करना होगा। तो 4 रॉड्स हैं, तो चारों के कारण हमने सिमेट्री के कारण I1 बोला तो I1, I2 बोला तो I2 बोला, इनका कॉम्बिनेशन हमें करना है। तो ट्वाइस ऑफ, तो MOI ट्वाइस ऑफ, चलिए I1 पहले लिखते हैं। ये रॉड, ये सिलेंडर है, इसका मास m डैश मान लेते हैं, सारे का मास m डैश ही होगा। तो m डैश l स्क्वायर बाई 12 प्लस m डैश r स्क्वायर बाई 4। एक रिजल्ट है, हम लोग याद रखते हैं, इसका यदि सॉलिड सिलेंडर है एक्सिस के अबाउट इतनी होती है, प्लस अब इनका देखना है, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, m डैश r स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा m डैश r स्क्वायर बाई 2। क्योंकि आपको इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट लिखना है, तो पहले आप इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे तब ना यहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो ये बेसिकली डिस्क वाला कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, डिस्क जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो m डैश r स्क्वायर बाई 2 प्लस m डैश l बाई 2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ आप शिफ्ट करेंगे। चलिए हमें अब थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। MOI इज इक्वल टू ट्वाइस m डैश l स्क्वायर बाई 12 प्लस m डैश r स्क्वायर बाई 4 प्लस m डैश r स्क्वायर बाई 2 प्लस m डैश l स्क्वायर बाई 4। आपको m डैश की वैल्यू m बाई 4 रखनी है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि पूरे सिस्टम का मास m है, 4 रॉड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो m बाई 4 होगा। तो चलिए MOI हमें बस इनको अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा m डैश l स्क्वायर बाई 12 प्लस m डैश l स्क्वायर बाई 4 प्लस m डैश r स्क्वायर बाई 2 प्लस m डैश r स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर m डैश की वैल्यू m बाई 4 रख दीजिए सब जगह, तो आप इतना करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3/8 mr स्क्वायर प्लस 1/6 ml स्क्वायर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इन एन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन टू स्फेयर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल विथ मासेस 15 kg एंड 24 kg का मटेरियल है, दोनों आ रहे हैं, टकरा रहे हैं। एक है 15 kg का
एक है 25 kg का, ये आ रहा था 10 से, ये आ रहा था 30 से, इनके बीच में कॉलिजन हुआ, इनकी मोमेंट, ये बेसिकली इधर साथ में अकेले जा रहे हैं, साथ में जा रहे होंगे, तो मोमेंटम कंजर्व होगा, तो एनर्जी की लॉस होगी, उस एनर्जी के लॉस से इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बेसिकली हमें काइनेटिक एनर्जी लॉस देखना है। काइनेटिक एनर्जी लॉस का एक सिंगल सा फॉर्मूला होता है, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर। चलिए, हाफ म्यू रिड्यूस्ड मास प्रोडक्ट अपॉन सम 15 इंटू 25 अपॉन 15 प्लस 25, वी रिलेटिव कितने से जा रही है, 10 से या 30 से आ रहा है, तो वी रिलेटिव कितना, 40 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 का स्क्वायर। आप इनको सॉल्व करें, दैट कम्स टू बी 7500 जूल, और आप ऐसा भी बोल सकते हैं 75 4.2 कैलोरी। तो बेसिकली इनका कॉलिजन के कारण इतनी एनर्जी लॉस हुई। आपको पता है जब कॉलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को ये भी याद होना चाहिए। एंड इस एनर्जी से इन्होंने क्या किया, द एनर्जी यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ms डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा 7500 अपॉन 4 पॉइंट, हमने इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया, बेसिकली ये जूल था, हमने इसको कैलोरी में कन्वर्ट किया। मास अब इसका कितना हो जाएगा 15 प्लस 25 40। एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू 31 है, एंड डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हो जाएगा अपना 7500 अपॉन 4.2 इंटू 40 इंटू 31, दैट कम्स टू बी 1.44। चलिए, तो ये बेसिकली कॉलिजन और कैलोरीमेट्री को मिक्स करके एक सवाल बनाया गया था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। बेसिकली ये अगेन द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम रोटेशन और सेंटर ऑफ मास को मिक्स कर दिया गया है। एक पार्टिकल है m और 2m का, इनको ज्वाइन किया गया है, इनकी लेंथ है d। बोला गया कि एक एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। आप बता सकते हैं ये लेंथ कितनी होगी 2d/3 और ये लेंथ कितनी होगी d/3। अब इनको इसके अबाउट घुमाया जा रहा होगा, घुमाया जा रहा है तो बोला जा रहा है इफ द बॉडी इज रोटेटिंग देयर विल बी एन एंगुलर मोमेंटम। बोला जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऐसे कोई घूम रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम L है, तो बताइए उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा की बात कर चल रही है, L अपॉन आई। आई किसका, इन दोनों सिस्टम का, इस एक्सिस के अबाउट। ओमेगा इज इक्वल टू L, आई बताइए m, डिस्टेंस कितना 2d का प्लस 2m d/3 का होल स्क्वायर। तो ये I इज L अपॉन m 4d²/9 प्लस 2d²/9। तो ये हो जाएगा L md²/9 को कॉमन ही ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 md²/9 को 4 प्लस 2, ये हो जाएगा L md²/9 इंटू 6, ये हो जाएगा L md² 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 L md। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम को कंबाइन करके इन्होंने सवाल बनाया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग करते हैं। वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस
lambda is bent into a circle of radius r, another piece of wire with length 2r. तो बेसिकली पूछा गया है A और B के बीच में, आप देखेंगे A और B के बीच में 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1, R2 और R3 की वैल्यू लिख देते हैं, लैम्डा इंटू लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है 2r है, लैम्डा ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरी सर्कल होती तो लेंथ होता 2 पाई r, ये क्वार्टर है ना, तो इसका चौथा हिस्सा हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू पाई r बाई 2। ये बड़ी वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो लैम्डा, इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी लैम्डा इंटू 2 पाई r माइनस पाई r बाई 2। मतलब आपको 2 पाई r पूरे का था, तो 1.5 पाई r, 1.5 मतलब 3 पाई r बाय, हमने तीनों रेजिस्टेंस लिख दिया। बेसिकली आप देखेंगे A और B के अक्रॉस तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल है, तो वी नीड द फॉर्मूला फॉर द पैरेलल, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, बस 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 लैम्डा इंटू 2r प्लस R2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन लैम्डा पाई r प्लस ये हो जाएगा 2 बाय लैम्डा 3 पाई r, लैम्डा 3 पाई r। बढ़िया, तो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई नहीं है, तो ये आप देख लैम्डा r, 1 बाई लैम्डा r कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा r कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस लैम्डा r कॉमन लिया तो 2 बाई पाई प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 बाई 3 पाई, यहाँ से आप कर सकते हैं 1 बाय लैम्डा r और ये हो जाएगा आप 6 पाई कॉमन, 6 पाई एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 3 प्लस 4, 6 पाई एलसीएम लिया तो 3 पाई, ये हो जाएगा पाई, तो ये हो जाएगा 12, सॉरी 12, 6 है ना, हाँ 12, और ये हो जाएगा 2 4, तो 16, ये हो जाएगा आपको 1 बाय लैम्डा r, ये हो जाएगा 16 प्लस 3 पाई अपॉन 6 पाई। देखिए यहाँ से आप रिवर्स करेंगे तो ये आंसर मैच कर रहा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक क्यूब है जिसके एक वर्टेक्स पे Q2Q चार्ज रखा हुआ और एक यहाँ पे साइड में Q चार्ज रखा हुआ, तो बोला गया इससे फ्लक्स से, इस क्यूब से कितनी फ्लक्स पास हो रही होगी। इस तरह के सवालों के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ये जो Q है आपको इसके एक सिमेट्रिकल एक चार्ज, सिमेट्रिकल एक क्यूब को प्लेस करना होगा, तो इसको छुपाने के लिए बगल में 7 करने होंगे, इसको छुपाने के लिए आपको, इसको छुपाने के लिए एक और ऐसे प्लेस करना होगा, तो सीधी फ्लक्स लिख सकते हैं। इसके लिए 2Q, इसका कंट्रीब्यूशन 8 होगा और इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझिए बात को, ये फेस ऐसे है तो इसको छुपाने के लिए एक और क्यूब को प्लेस करना होगा और इस चार्ज को एक सिमेट्रिकल 7 अलग अलग क्यूब्स को प्लेस करने होंगे, तो इसका कंट्रीब्यूशन तो 8 ही टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा Q/4 प्लस Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस इसका देख लेते हैं क्या है, ये 4 हो गया, ये Q प्लस 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 3Q/4 एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। An object is projected with the kinetic energy K from the point A at an angle 60 degree. The ratio of the difference in the kinetic energy B and C के बीच में kinetic energy difference to the A. यदि यहाँ पे आपने U माना तो kinetic energy A क्या हो जाएगा, ½ m U²। बढ़िया है।
यहाँ पर देखिए यदि u है तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से जा रही होगी b पे, ub कितनी हो जाएगी u cos 60, मतलब u/2 हो जाएगी। मतलब यदि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी k है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी k/4 होगी, क्योंकि पता है ना काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², तो u के प्रोपोर्शनल चलता है। u आधी हुई तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कम हो गई। बस सवाल हम लोग कर सकते हैं। क्या पूछा गया है? kb difference in the kinetic kb kc to the ka, kb kc यहां से हो गया, तो ये हो गया k/4 माइनस के अपॉन k, ये हो गया 3k/4 अपॉन k, तो रेशियो तो यही होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आप देख रहे होंगे ना अधिकतर सवाल 11th वाले पोर्शन से आए हुए हैं, तो 11th का मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब 20 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म कॉपर वायर हेल्ड हॉरिजेंटली, एक वायर को ऐसे हॉरिजेंटली रखा गया और इसको कितने दूरी से फॉल करने के लिए दिया गया? एक 200 मीटर से फॉल करने गया। तो इसके पास एक वेलोसिटी अटेन हो जाएगी यदि फ्री फॉल हुआ होगा। बढ़िया। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, हमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया है। तो इंड्यूस्ड, बहुत बढ़िया, जब ये इसे फॉल करेगी तो इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी फ्री फॉल कारण √2gh। देख लेते हैं कितनी आती है। 2g, h की वैल्यू 200 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 200 मीटर है तो 20 बाहर √10, इतनी मीटर पर सेकेंड से ये फॉल हो जाएगी। बढ़िया। अब आपसे क्या बोला गया है? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ईएमएफ कितनी जनरेट होगी? VBL, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। V कितनी है? 20√10, B की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁴, एंड लेंथ कितनी है? 20 मीटर। तो हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 20√10 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4, यहाँ से तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 20√10 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं 20 इंटू 20 इंटू √10 मिली वोल्ट। तो ऑप्शन अनुसार ये मैच कर जाएंगे। इन एन हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो बेसिकली लाइमन बाल्मर और पास्कन वाला को सवाल है। तो आपको पता है 1/λ इज इक्वल टू R, जब एनर्जी ट्रांजिशन होता है n² - m²। ये 1 2 3 4, यहाँ पे जो आते हैं वो लाइमन आते हैं, यहाँ पर बाल्मर आते हैं। तो पूछा गया द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन लाइमन, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी सबसे कम चाहिए, तो सबसे कम एनर्जी यहीं से आएगी। तो हम लोग इस ऑप्शन को देखते हैं। 1/λ इज इक्वल टू R 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R 1 माइनस 1/4 1/λ, तो लैम्डा हो जाएगा आपका 4/3, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। द बाल्मर सीरीज लाइज इन द विजिबल, हाँ हमें याद रखना होता है ये विजुअल रेंज में ही बाल्मर होता है, तो ये भी सही। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ऑफ पास्कल, लाइमन बाल्मर पास्कल, यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, और मैक्सिमम एनर्जी कब रेडिएट होगी? जब लाइट का ट्रांजिशन मैक्सिमम सेल से हो रही है, मैक्सिमम दूरी से हो रही है। तो आप इसके लिए कर सकते हैं 1/R 1/∞ का स्क्वायर माइनस
1/3 का स्क्वायर, दैट कम्स टू बी 1/λ इज इक्वल टू r/9। तो ये 9/5। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। द सिंपल पेंडुलम द स्ट्रिंग कांस्टेंट स्ट्रिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर performs 20 oscillation in the second. The length of the string required for the pendulum to perform 40 oscillation same time duration is। तो आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, मतलब टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। बढ़िया। आप देखेंगे पहले एल कितनी थी, पहले एल इसकी 30 सेंटीमीटर थी, तो टाइम पीरियड टी था। अभी 20 ऑसिलेशन 10 सेकेंड में, अभी करना इनको 40 ऑसिलेशन 10 सेकेंड में, तो मतलब टाइम पीरियड हो गई क्या, आधी। जब टाइम पीरियड आधी हो गई है तो इनको क्या होना पड़ेगा, बेसिकली टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एल है, तो ये आधी हुई है, इनको होना पड़ेगा 1/4, लेंथ को 1/4 होना पड़ेगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 30 सेंटीमीटर है, लेंथ को इनको 1/4 होना है, तो इनको 30/4 होना पड़ेगा, 7.5 सेंटीमीटर, मतलब 0.75 मीटर, सॉरी, तो 7.5, तो अच्छा तो 7.5 सेंटीमीटर देना पड़ेगा। कंसीडर लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ मीडियम ए टू मीडियम बी separately by a plane interface if the light undergoes total internal reflection during its travel from A to B। तो बोला गया द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। स्नेल्स लॉ का क्वेश्चन है, एक ऐसे है, एक मीडियम ए है, दूसरी मीडियम बी है, एक लाइट ऐसी गई और ऐसे गई, मतलब ये और ये एंगल सी रहा होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ, म्यू ए साइन सी इज इक्वल टू म्यू बी साइन 90। यहां से आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू म्यू बी बाय म्यू। यहां तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देने रखा, आपको यहां वेलोसिटी दे रखी है, तो सी बाय वी बी अपॉन सी बाय वी ए, यहां से हो जाएगा वी ए अपॉन वी बी, यहां से हो जाएगा वी ए, पहले में कितनी वेलोसिटी है 2.4 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 2.7 इंटू 10 टू पावर 8, ये हो जाएगा 24/27, ये हो जाएगा 8/9 साइन सी। लेकिन आपको साइन थीटा के टर्म में आंसर नहीं कोट करना, आपको आंसर कोट करना है टेन थीटा के टर्म में। तो आप एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए, ये थीटा है, तो साइन थीटा साइन सी 8/9, ये 8 है, ये 9 है, ये कितना हो जाएगा 81 माइनस 64, ये हो जाएगा अंडर रूट 17। तो टेन थीटा के टर्म में कोट करना है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 8/√, तो थीटा विल बी tan इनवर्स 8/√7। क्वेश्चन नंबर 43, individual atoms in the ferromagnetic possess assertion region है, possess magnetic dipole moment and interact with one another in such by, हाँ ये बढ़िया, ये तो होता ही है, फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी ही है। एंड हाई टेम्परेचर द डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक डिसइंटीग्रेट्स, ये भी बढ़िया, हाँ। एंड 10 मैग्नेटाइजेशन, हाँ क्यूरी टेम्परेचर पे इनकी मैग्नेटाइजेशन गायब हो जाती है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन पहले वाले का एक्सप्लेनेशन ये नहीं, सो द आंसर विल बी बी। ये भी एक थियोरेटिकल सा ही सवाल है, ये मैक्सवेल इक्वेशंस हैं अलग अलग, उनके बारे में बोला गया। पहला इक्वेशन क्या है, ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस डी बाई डी टी बी डॉट ये। तो बेसिकली ये क्या है, ये तो फैराडे, ये तो इनका फैराडे लॉ है, इज EMF इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। दूसरा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस
ये एम्पियर्स और मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ मिक्स किया गया है, तो ये हो जाएगा E डॉट डी एस। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रोस्टैट, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैट, और ये एम्पियर सर्किटल लॉ, तो आप देखेंगे तो ये मैच कर जाएगा। इन अ स्क्रू गॉज द एरर ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन अबव। अच्छा, अबव लाई कर रहा है, मतलब एक एरर होगा, एरर जो होगी निगेटिव होगी, माइनस कितना, 3 डिवीजन, 3 इंटू 0.01 mm, मतलब एरर जो आपकी होगी माइनस 0.03 mm की होगी। बढ़िया है। उसके बाद यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट थिकनेस ऑफ द सीट इज मेजर्ड, तो मेजर्ड वैल्यू कितनी है, मेजर्ड वैल्यू देखते हैं कितना है मेजर्ड वैल्यू में, 1 mm तो है ही, एंड द सर्कुलर रीडिंग इज 51। तो इफ द पिच स्केल रीडिंग इज 1 mm plus least count, that will be 1 mm plus 51 into 0.01 mm, ये हो जाएगा 1.51 mm, ये इसकी रीडिंग आई। अब इसमें एरर भी है, एरर हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो करेक्ट मेजर्ड माइनस एरर, मेजर्ड वैल्यू है 1.51 माइनस ऑफ माइनस 0.03, that will be 1.54 mm. A simple pendulum of mass 10 gram and metallic wire is suspended vertically in uniform and the magnetic field direction is perpendicular to the length. अच्छा, तो EMF का है, रोटेशनल EMF, रोटेशनल EMF क्या हो जाएगा, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। तो बोला गया कि मैक्स, आपसे पूछा गया है, एक सिंपल पेंडुलम को ऐसे छोड़ दिया गया है 60 डिग्री पे करके, तो बोला गया कितनी मैक्सिमम EMF जनरेट होगी। हमें बस इसका ओमेगा देख लें, मैक्सिमम ओमेगा कितना होगा, यहाँ पे होगा, तो ये हम कर सकते हैं, कितनी एनर्जी कंजर्व करते हैं, इस हाइट से छोड़ी गई होगी, कितनी लेंथ है, लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो mg/l 1 माइनस cos 60 हाफ m d स्क्वायर, बेसिकली v को ओमेगा l भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा mg/l 1 माइनस cos 60 हाफ m ओमेगा l का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें ओमेगा निकालना होगा, m से m खत्म, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो g l से, तो ये हो जाएगा gl इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे l से l खत्म हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g/l। यहाँ से देखेंगे g की वैल्यू 10 और l की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 0.1, ये हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। आपको EMF लिखना है, तो ये हाफ b कितना, b 2, ओमेगा कितना 10, l कितना है 0.1 का स्क्वायर, तो हम देख लेंगे हाफ 2 गुने 10 गुने 1/10 इंटू 1/10, ये हाफ से हाफ कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये हो गया 1/10 वोल्ट। तो आप इसको माइक्रो वोल्ट में लिखना है, तो आप इसको 1/10 इंटू 100 से 1000 से मल्टीप्लाई की, दैट विल बी 100 माइक्रोवोल्ट। Using a variable frequency AC voltage source, the maximum current measured in the given the value of maximum current कब आती है, maximum current आती है जब सर्किट
रेजोनेंस में होता है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अंडर रूट एल बाई सी, अंडर रूट एल, एल कितना है? 2 हेनरी, सी का पता नहीं, और ओमेगा कितनी दे रखी है? 100। यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 2c इज इक्वल टू 100 इंटू 100, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 1 बाय, c इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 100 इंटू 100, ये हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, ये 10 टू पावर 1 बाई 2 इंटू 10 टू पावर -4 फैराड आया, लेकिन आपको माइक्रो फैराड देना है, तो ये हो जाएगा, इसको आप 1 बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.5 इंटू 10 टू पावर -4, ये हो जाएगा 50। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, ये आप कह सकते हैं डायरेक्ट एचसीवी से उठाया हुआ सवाल है, तो ना इसको ना ये मान लेते हैं, ऐसे ऐसे सीरीज मान लेते हैं, नहीं आप इनको ना ऐसे मान लीजिए, तो ये C1, ये C2, इस तरह से कंबाइन कीजिए, इनको भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए C1, इसको मान लीजिए C2, इसको मान लीजिए C3, इसको मान लीजिए C4, तो आप अलग अलग इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अब ये 4 कैपेसिटर, ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, ये पैरेलल है, बच्चे ना इनको मान लेते हैं, ये गलत चीज है। तो C1 क्या हो जाएगा बताइए? C1 इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो K1 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया A बाई 2, डेप्थ कितना? D बाई 2, ये हो जाएगा आपको 2 एप्सिलॉन नॉट A, इसको आप देखें तो ये कट गया, तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, मतलब 2C। उसी तरह से C2 देखिए, C2 K2 की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D बाई 2। इस तरह से आप ये भी बोल सकते हैं, ये 3C हो जाएगा। C3 बताइए, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D बाई 2, 2C। C4 बताइए, ये हो जाएगा K3 की वैल्यू 5 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D बाई 2, तो ये हो जाएगा 5C। तो बेसिकली आप देखेंगे ये 2C, ये 3C, ये 2C और ये 5C। अब ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, इनके आपस में पैरेलल। तो आप यहां से ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसे ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लग जाएगा 3 और 2, तो 6C अपॉन 6C स्क्वायर अपॉन 5C। उसी तरह से इनका क्या हो जाएगा? ये 5C3 C4, 2C और 5C, तो 10C स्क्वायर बाई 7C। अब इनके साथ ये सीरीज में है, तो पैरेलल C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? पैरेलल वाला फॉर्मूला 6C बाई 5 प्लस 10C बाई 7। इनको आप सॉल्व करते हैं ना, इनको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 7 पॉइंट, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7, तो एंड दैट शुड बी n बाई 3C। आप इनको सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू 7.9 आएगी। The EM waves, the equation of the electric field of the electromagnetic waves propagating through the free space is given by, तो average power
पूछा है पावर, लेकिन इन्होंने इंटेंसिटी का दिया है। तो इंटेंसिटी क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी। तो यहाँ पर देखिए ये फ्री वैक्यूम में है ना, तो एप्सिलॉन नॉट को ऐसे छोड़ दीजिए, ई नॉट का स्क्वायर, सी को लिख दीजिए 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, μ0 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हो जाएगा हाफ, इसको देखेंगे ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट μ0 इंटू ई नॉट का स्क्वायर हाफ। ये देखिए ना दे रखा है इन्होंने, तो ये हो जाएगा 1/377 और एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर ये हो जाएगा 377, ये हो जाएगा 1/2 एंड दैट शुड बी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी दे रखा है 1/अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी इंटेंसिटी। if the two Young's double slit, दो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो क्या बोला गया, इनकी फ्रिंज विड्थ सेम है। तो बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 एंड बीटा 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा d1/d1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 d2/d2। आपसे इन्होंने क्या पूछा है, d1/d2। तो फ्रिंज विड्थ जब सेम है तो d1/d2 इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, लैम्डा 2/λ1 इंटू d1/d2। तो लैम्डा 2/λ1 वेवलेंथ की रेशियो क्या है, 1/2, लैम्डा 2, अच्छा ये 2 है, 2/1 एंड d1/d2 ये भी 2/1, ये हो जाएगा 4। तो d1/d2 इज इक्वल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। दैट्स ऑल, थैंक यू।